बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम दसर अली शरीफ। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 3 और आज के इस लेक्चर में हम ग्रुप 4th ए एलिमेंट्स के कुछ माइनर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। मसलन आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे अबाउट द कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 4th ए एलिमेंट्स। हम डिस्कस करेंगे ऑकरेंस ऑफ ग्रुप 4th ए एलिमेंट्स और फिर हम एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ कार्बन और फाइनली हम डिस्कस करेंगे ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। गोया के आज के इस लेक्चर में हम एक से ज्यादा टॉपिक्स पढ़ेंगे, लेकिन टॉपिक बड़े माइनर छोटे छोटे से हैं। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जी स्टूडेंट, सबसे पहले जो आज के माइनर टॉपिक में हम स्टार्ट करेंगे दैट इज कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 4th ए एलिमेंट्स। यानी जो ग्रुप 4th ए एलिमेंट्स हैं, जिनमें आपको पता है कि क्या क्या शामिल है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। हम इनकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, इन सब की जो 5 के 5 एलिमेंट है, इन सब में जो सबसे पहली कॉमन प्रॉपर्टी है, all the members of the group 4th A element show a valency of 4। यानी जो तमाम मेंबर हैं ये अपनी 4 वैलेंसी शो करते हैं। जैसे कार्बन है तो CCl4, जैसे सिलिकॉन है तो SiCl4, जैसे जर्मेनियम है तो GeCl4 एंड सो ऑन। स्टूडेंट, दूसरी जो इनकी कॉमन प्रॉपर्टी है, दे ऑल फॉर्म टेट्राक्लोराइड्स। ये जितने भी मेंबर्स हैं, ऑल मेंबर्स फॉर्म टेट्राक्लोराइड्स और इसकी भी एग्जांपल वही है जो मैं आपको पहली प्रॉपर्टी में दे आया। स्टूडेंट, थर्ड जो कॉमन प्रॉपर्टी है ऑफ ग्रुप 4th ए एलिमेंट्स, वो क्या है? दे ऑल फॉर्म हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स क्या हैं? कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। तो स्टूडेंट्स, जैसे कार्बन हाइड्रोजन से मिलता है तो CH4, सिलिकॉन हाइड्रोजन से मिले तो SiH4। गो के तमाम जो मेंबर्स हैं ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड्स प्रोड्यूस करते हैं। और स्टूडेंट, जो लास्ट प्रॉपर्टी है जो इन सब एलिमेंट्स की कॉमन है, वो ये है कि दे ऑल फॉर्म डाइऑक्साइड्स। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में क्या है? CO2। सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ कैसे है? SiO2। जर्मेनियम का ऑक्साइड क्या है? GeO2। यानी तमाम मेंबर्स ऑक्सीजन के साथ मिलके डाइऑक्साइड्स बनाते हैं। तो ये इन तमाम एलिमेंट्स की 4 कॉमन प्रॉपर्टीज हैं जो ये शो करते हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट जो इसमें माइनर अगेन आर्टिकल है, वो है हमारे पास ऑकरेंस ऑफ कार्बन। यानी कार्बन कहां कहां पे अर्थ क्रस्ट में मौजूद है। स्टूडेंट, याद रखिएगा कि जो कार्बन है is the only member of 4th A group। ये 4th A ग्रुप का वो वाहिद मेंबर है जो क्या है? अक्कर इन फ्री स्टेट, जो कि फ्री स्टेट में क्या होता है? मौजूद। इसके इसका मतलब ये नहीं है कि कार्बन सिर्फ फ्री स्टेट में है, यानी ये फ्री स्टेट में वाहिद मेंबर है ग्रुप 4th ए का जो अक्कर है, लेकिन साथ ही साथ ये कंबाइंड स्टेट में भी क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। स्टूडेंट, याद रखिएगा कि जो कार्बन है, कार्बन इज द 17th abundant एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। यानी अर्थ क्रस्ट में जो 17वां मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है वो कौन सा है? स्टूडेंट, कार्बन। स्टूडेंट, एक और बात इसमें याद रखिएगा कि जो कार्बन इज द सेकंड abundant एलिमेंट इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में दूसरे नंबर पर जो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है वो कार्बन है और पहले नंबर पर स्टूडेंट याद रखिएगा कि हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट, ये तो मैंने कुछ आपकी बेसिक फैक्ट्स आपको बताए अबाउट द कार्बन कि ये किस किस तरह से अर्थ क्रस्ट में और इवन हमारी बॉडी में अबंडेंट। स्टूडेंट, अर्थ क्रस्ट में अगर मैं कार्बन की बात करूं अबंडेंस की, तो मैंने आपके लिए एक टेबल की शक्ल में एक कॉलम में कार्बन के मिनरल्स को लिख दिया, दूसरे कॉलम में मैंने आपके लिए इनका फार्मूला और तीसरे कॉलम में स्टूडेंट मैंने इनका
अपीयरेंस आपके लिए शो कर दी ताकि आपका इंटरेस्ट इसमें डेवलप। अच्छा, मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो, क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि जब आप केमिस्ट्री को इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको इसकी समझ भी क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। बहरहाल स्टूडेंट, जो सबसे पहले कार्बन का मिनरल है दैट इज लाइमस्टोन, और इसका फार्मूला है CaCO3, और इसकी अपीयरेंस बिल्कुल आपके सामने। इसी तरह स्टूडेंट, जो दूसरे नंबर पे हमारे पास फार्मूला है दैट इज डोलोमाइट, और डोलोमाइट जो मिनरल है इसका फार्मूला है MgCO3.CaCO3। और स्टूडेंट, जो तीसरी और आखिरी मिनरल है कार्बन का दैट इज मैग्नीसाइट, और मैग्नीसाइट का फार्मूला है MgCO3। तो स्टूडेंट्स, ये तीन इसके मिनरल्स हैं जो अर्थ क्रस्ट में अबंडेंटली मौजूद। स्टूडेंट, याद रखिएगा कि कार्बन इज प्रेजेंट इन टू फॉर्म। जो कार्बन है ये अर्थ क्रस्ट में भी दो फॉर्म में, ये जमीन में भी अर्थ में भी दो फॉर्म्स में मौजूद है स्टूडेंट। एक फॉर्म इनकी क्या कहलाती है, क्रिस्टलाइन फॉर्म, एंड अदर वन इज एमॉर्फस फॉर्म। स्टूडेंट, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन की जब बात की जाती है तो इसमें हम तीन चीजों को डिस्कस करते हैं जिनसे आप बड़े वाकिफ हैं। उनमें सबसे पहले हमारे पास डायमंड, दूसरी है हमारे पास ग्रेफाइट, और तीसरी इसकी लेटेस्ट डिस्कवर्ड एलोट्रोपिक फॉर्म है, क्रिस्टलाइन फॉर्म है दैट इज बकीबॉल, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं C60। स्टूडेंट, अगर आप बात करते हैं एमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन की, तो एमॉर्फस फॉर्म में इसकी डिफरेंट फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं, जिसमें हमारे पास शामिल है चारकोल, जिसमें हमारे पास शामिल है कोल, जिसमें हमारे पास शामिल है गैस कार्बन, और जिसमें हमारे पास शामिल है कार्बन ब्लैक। ये इसकी क्या है, एमॉर्फस फॉर्म। तो ये मैंने आपके साथ एक टेबुलेटेड फॉर्म में आपको बता दिया कि ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में किस तरह से है और एमॉर्फस फॉर्म में किस तरह से। स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारे पास इसमें बात है दैट इज अबाउट द ऑकरेंस ऑफ सिलिकॉन। स्टूडेंट, याद रखिएगा कि जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन इज वेरी अबंडेंट, अबाउट 25% ऑफ द मैस ऑफ द अर्थ क्रस्ट, यानी जो कशरा अर्ज है, जो अर्थ क्रस्ट है, उसकी 25% जो मैस है वो किससे बनी हुई है, बीइंग ड्यू टू दिस एलिमेंट, वो इस सिलिकॉन से बनी है। और स्टूडेंट, याद रखिएगा कि जो सिलिकॉन है दैट इज सेकंड मोस्ट अबंडेंट, सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, कहां पर, इन द अर्थ क्रस्ट, इन अर्थ क्रस्ट, यानी अर्थ की क्रस्ट में, कशराए अर्ज में सबसे ज्यादा जो अबंडेंट है वो तो हमारे पास है ऑक्सीजन, और जो दूसरे नंबर पर अबंडेंट एलिमेंट दैट इज सिलिकॉन, और वो कितने परसेंट है, 25%। जी स्टूडेंट्स, सेकंड जो इसमें हम बात करेंगे अबाउट द अकरेंस ऑफ द सिलिकॉन दैट इज सिलिकॉन लाइक कार्बन इज नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट। मैंने आपसे पहले ये बात कर दी थी कि तमाम ग्रुप 4 के जो एलिमेंट्स हैं उनमें सिर्फ कार्बन फ्री स्टेट में मौजूद है, उसके अलावा कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में मौजूद नहीं। और यही वजह है कि ये बात यहाँ पे लिखी कि जो सिलिकॉन है ये फ्री स्टेट में अर्थ क्रस्ट में एग्जिस्ट नहीं करता। बहरहाल स्टूडेंट, जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन इज फाउंड एज ए मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉन्स्टिट्यूएंट से मुराद है जुज, हिस्सा, किसका जी, ऑफ रॉक्स, आइदर, यानी रॉक्स का मेजर हिस्सा है, किसकी शक्ल में, आइदर इन द फॉर्म ऑफ सिलिका और सिलिकेट्स। अब स्टूडेंट, यहां पे दो बातें आ गई कि जो सिलिकॉन है ये रॉक्स का हिस्सा है, किसकी शक्ल में, आइदर इन द फॉर्म ऑफ सिलिका और इन द फॉर्म ऑफ सिलिकेट्स। तो स्टूडेंट, याद रखिएगा कि जो सिलिका है इसको हम लिख देते हैं दैट इज SiO2, जिसे आप आम जुबान में सैंड भी बोल देते हैं। और स्टूडेंट, याद रखिएगा कि सिलिकेट्स क्या चीज है, सिलिकेट्स आर एनाइंस, ये एनाइंस हैं किसके, ऑफ सिलिका, यानी सिलिका के जो एनाइंस हैं दोज आर कॉल्ड सिलिकेट्स। बहरहाल स्टूडेंट, नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट है कि मोस्ट मिनरल्स अदर देन सल्फाइड्स, सल्फाइड आपको पता है कि क्या होता है, S-2, फिर आगे क्या है, सल्फेट्स, स्टूडेंट्स ये भी आपको पता है दैट इज SO4-2। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास फॉस्फेट्स, फॉस्फेट भी कभी स्टूडेंट आपको अंदाजा है दैट इज PO4-3। एंड कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स स्टूडेंट आपको पता है कि क्या है, CO3-2 contains high
प्रोपोर्शंस ऑफ सिलिकॉन। यानी मैंने कहा कि सल्फाइड, सल्फेट्स, फास्फेट, कार्बोनेट्स के अलावा अर्थ क्रस्ट में जो मिनरल्स मौजूद हैं उनमें हाई परसेंटेज मौजूद होती है किस चीज की? सिलिकॉन की मौजूद होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिएगा जी स्टूडेंट, एज अ ऑक्साइड इट इज फाउंड इन क्वार्ट्ज इन द फॉलोइंग फॉर्म। यानी ऑक्साइड की शक्ल में, यानी SiO2 की अगर बात करें तो ये क्वार्ट्ज की शक्ल में मौजूद होता है किस में? इन कंपाउंड्स में। स्टूडेंट मैं इस चीज को एक्सप्लेन करने से पहले आपके साथ एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि सैंड और क्वार्ट्ज में क्या फर्क है। स्टूडेंट याद रखिएगा कि सैंड इज द इम्प्योर फॉर्म ऑफ क्वार्ट्ज। होते दोनों के फार्मूला क्या है? SiO2, लेकिन जो सैंड है दैट इज द इम्प्योर फॉर्म ऑफ क्वार्ट्ज। और याद रखिएगा द ब्राउन कलर ऑफ सैंड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द इम्प्योरिटीज ऑफ आयरन 2 कंपाउंड। यानी ऐसे कंपाउंड जिनमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होती है वो उस सैंड में एज ए इम्प्योरिटी काम करते हैं, जिसकी वजह से सैंड का कलर क्या हो जाता है? ब्राउन। यानी बात यह पता चली कि क्वार्ट्ज प्योर सिलिका SiO2 और जो सैंड है ये इम्प्योर है, और इम्प्योरिटीज कौन सी हैं? कंपाउंड ऑफ आयरन 2। बहरहाल स्टूडेंट जो ये अर्थ क्रस्ट में क्वार्ट्ज की शक्ल में मौजूद है स्टूडेंट, उनमें सबसे पहले हमारे पास क्या है? रॉकी क्रिस्टल्स। ये आपको इसकी मैं आप थोड़ी सी फिगर भी दिखा रहा हूं ताकि आप इमेजिन कर सकें। स्टूडेंट ये वही पत्थर हैं जिन्हें आप प्रीशियस स्टोन भी बोलते हैं, रिंग्स वगैरह में, कपड़ों वगैरह में भी क्या किया जाता है? इनका इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह एमिथाइस, इसी तरह स्टूडेंट क्वार्ट्ज, और फिर हमारे पास स्मोकी क्वार्ट्ज, रोज क्वार्ट्ज और मिल्की क्वार्ट्ज। दे ऑल आर क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सिलिका, यानी ये क्वार्ट्ज की शक्ल में मौजूद हैं अर्थ क्रस्ट। स्टूडेंट नेक्स्ट इसमें क्या है कि जो सैंड है, सैंड इज लार्जली सिलिकॉन डाइऑक्साइड, मैंने आपको पहले बता दिया, यानी SiO2। स्टूडेंट नेक्स्ट क्या है कि जो ओपल, अगेन ये एक क्वार्ट्ज की ही क्रिस्टलाइन फॉर्म है। ओपल इज अ हाइड्रेटेड, यानी इसके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अटैच है, हाइड्रेटेड वैरायटी ऑफ क्वार्ट्ज। तो स्टूडेंट ये मैंने जितने भी बोले ना आपके साथ, रॉकी क्वार्ट्ज, एमिथाइज क्वार्ट्ज, ओपल सेट, ये सारी की सारी क्रिस्टलाइन फॉर्म है किसकी? सारी की सारी क्रिस्टलाइन फॉर्म है किसकी? क्वार्ट्ज। स्टूडेंट यहां तक तो हमारे पास थी अकरेंस जो जनरल हमारी बुक पे डिस्कस की गई है। अगर मैं अर्थ क्रस्ट में सिलिकॉन के कंपाउंड्स की बात करूं तो स्टूडेंट इसके लिए अगेन मैंने वैसे ही आपके साथ डिस्कशन करने की कोशिश की है जैसा कि कार्बन के कंपाउंड्स के लिए की कि अर्थ क्रस्ट में सिलिकॉन के मिनरल्स किस तरह से मौजूद हैं। तो इसके लिए अगेन मैंने एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर दिया जिसमें एक कॉलम में मैंने मिनरल का नेम, अगले कॉलम में मैंने उसका फार्मूला और तीसरे कॉलम में आपके लिए उसकी अपीयरेंस रखा। स्टूडेंट सबसे पहले जो मिनरल है दैट इज एनालसाइट ऑफ सिलिकॉन, और स्टूडेंट इसका फार्मूला होता है NaAlSiO3 स्टूडेंट जो दूसरा इसका मिनरल है दैट इज एस्बेस्टॉस, और इसका फार्मूला है CaMg3SiO3 स्टूडेंट जो नेक्स्ट इसका मिनरल है दैट इज कॉल्ड कायोलिन। स्टूडेंट साथ साथ इनकी आपको पेरेंट्स भी नजर आ रही है। जो नेक्स्ट इसका मिनरल दैट इज कायोलिन H2Al2SiO4 और स्टूडेंट जो नेक्स्ट मिनरल है दैट इज टेल्क, और इसका फार्मूला क्या है? H2Mg3SiO3 और स्टूडेंट जो आखिरी मिनरल है अर्थ क्रस्ट में मौजूद सिलिकॉन का दैट इज जिरकॉन, और ये क्या है? ZrSiO4। स्टूडेंट बहरहाल ये तो मैंने आपके साथ इसकी बात की कुछ जनरल जो कि अर्थ क्रस्ट में मिनरल्स की शक्ल में सिलिकॉन मौजूद था। स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारे पास इसी में ही एक माइनर आर्टिकल आता है दैट इज पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ कार्बन। स्टूडेंट पेक्यूलियर से मुराद है मखसूस। स्टूडेंट ये कोई नई बात नहीं आपसे करने जा रहा, आप सबको इस बात का अच्छे तरीके से पता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मौजूद जितने भी मेन ग्रुप पर मौजूद टॉप पर एलिमेंट्स हैं वो अपने बकिया मेंबर्स की निस्बत क्या करते हैं? डिफरेंटली बिहेव करते हैं। और इसी तरह जो ग्रुप 4th A में टॉप पर मौजूद मेंबर है वो कार्बन है, जो कार्बन है अपने बकिया मेंबर्स की निस्बत क्या करता है? डिफरेंटली बिहेव करता है। इसी चीज को आज हम इस टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं, यानी कार्बन डिफर्स फ्रॉम द रिमेनिंग मेंबर्स, यानी कार्बन के अलावा कौन कौन से हैं? सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड ऑफ ग्रुप 4th A इन द फॉलोइंग रिस्पेक्ट्स। पहलू, रिस्पेक्ट्स माना पहलू,
यानी जो कार्बन है वो अपने बकिया ग्रुप मेंबर्स की से डिफरेंटली बिहेव करता है इन पॉइंट्स की बुनियाद पर। उनमें सबसे पहला पॉइंट क्या है स्टूडेंट कि कार्बन एंड सिलिकॉन आर नॉन मेटल्स व्हाइल अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर मेटालाइट्स। मेटालाइट्स आपको पता है सेमी मेटल, जो जिसकी कुछ प्रॉपर्टी मेटल से रिजेंबल करती है और कुछ नॉन मेटल से रिजेंबल करती हैं। और चौथे ग्रुप में जो मेटालाइट है दैट इज जर्मेनियम और मेटल्स। और मेटल्स कौन कौन सी हैं? दैट इज टिन एंड लेड। तो स्टूडेंट इस पॉइंट में मैंने आपसे ये कहने की कोशिश की है कि फोर्थ ए ग्रुप में सिर्फ कार्बन और सिलिकॉन नॉन मेटल्स हैं, जबकि इनके अलावा जो जर्मेनियम है दैट इज मेटालाइट और टिन और लेड क्या है हमारे पास? मेटल्स। अब जरा देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो कि बकिया मेंबर से इसको क्या करता है? डिफर करता है। जी स्टूडेंट, जो सेकंड प्रॉपर्टी जो कार्बन को पेक्यूलियर करती है वो क्या है कि कार्बन हैज अ टेंडेंसी सलाहियत टू फॉर्म लॉन्ग चेन ऑफ आइडेंटिकल एटम्स। यानी कार्बन की ये प्रॉपर्टी है कि ये अपने जैसे कार्बन के साथ मिलकर क्या बना सकता है? लॉन्ग चेन्स प्रोड्यूस करता है। एंड दैट प्रॉपर्टी इसको क्या बोलते हैं? द टाइप ऑफ लिंकेज ऑफ आइडेंटिकल एटम्स विद ईच अदर इज कॉल्ड कैटिनेशन और सेल्फ लिंकेज। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो कार्बन है जब ये अपने जैसे कार्बन के साथ मिलता है तो ये स्ट्रेट चेन भी बनाता है, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बनाता है, यानी ये लार्ज साइज के कंपाउंड को क्या करता है? प्रोड्यूस। अब जब कार्बन अपने जैसे ही कार्बन के साथ मिलके लॉन्ग चेन कंपाउंड्स बनाता है तो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन और सेल्फ लिंकेज। अब स्टूडेंट यहां पे बड़ी ही एक कंसेप्चुअल बात है जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपके साथ डिस्कस की थी, और वो बात क्या है? दिस प्रॉपर्टी द प्रॉपर्टी of catenation decreases down the group from carbon to lead। यानी जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है ये डाउन द ग्रुप क्या करती है? डिक्रीज करती है। सो आप यहां से अंदाजा कर लीजिए कि जो कार्बन है, कार्बन शो मैक्सिमम कैटिनेशन इन इट्स ग्रुप। जो सिलिकॉन है इसमें कैटिनेशन की सलाहियत क्या है? कम। जर्मेनियम में उससे भी कम, सिलिकॉन की निस्बत भी। और जो टिन और लेड है दे हार्डली शो द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। स्टूडेंट अब मैं इस बात को ना ज्यादा डिटेल से नहीं बताऊंगा, मैंने बहुत ही डिटेल के साथ प्रीवियस लेक्चर आपको दिया इसका। मैं आपसे जब ये कहूंगा कि जब भी कोई एटम कैटिनेशन करना चाहता है तो जब वो अपने जैसे एटम के साथ मिले तो जो बनने वाला बॉन्ड है दैट बॉन्ड मस्ट बी स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। अब स्टूडेंट होता क्या है कि जब आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो टॉप टू बॉटम जाते हुए चूंकि साइज इंक्रीज करता है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम हो जाती है, इसका मतलब है कि जो बनने वाला बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? कम। और स्टूडेंट जब बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी तो इसका मतलब है कैटिनेशन के चांसेस भी क्या हो जाएंगे? कम। यही वजह है कि कार्बन टॉप पर रहते हुए मैक्सिमम कैटिनेशन करता है और नीचे वाले जो मेंबर है उनकी कैटिनेशन क्या होती जाती है? कम होती जाती है। स्टूडेंट जो थर्ड प्रॉपर्टी स्टूडेंट इसमें जो बात है जो मैंने अभी आपसे एक्सप्लेन भी की, द मैक्सिमम टेंडेंसी ऑफ कैटिनेशन। अब इस कार्बन को मैक्सिमम कैटिनेशन करने का फायदा क्या है? कैटिनेशन एसोसिएटेड साथ होना विद कार्बन फॉर्म्स द बेसिस, बुनियाद बनाता है ऑफ कार्बन कंपाउंड विच कॉन्स्टिट्यूट में बनाना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स पीरियोडिक टेबल में 118 के करीब एलिमेंट्स हैं। एक अकेले कार्बन को और उसके कंपाउंड्स को स्टडी करने के लिए हमने एक सेपरेट केमिस्ट्री की ब्रांच बना दी दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और 117 एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड को स्टडी करने के लिए हमने सेपरेट ब्रांच इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बना दी। कार्बन के कंपाउंड्स की तादाद मिलियंस में है। क्यों है? क्योंकि कार्बन की प्रॉपर्टी है किस चीज की? कैटिनेशन। स्टूडेंट तीसरी जो थर्ड इसकी प्रॉपर्टी है ये आपके इंटरेस्ट के लिए और हमने कहीं ना कहीं ये पढ़ी भी है। थर्ड जो प्रॉपर्टी है कार्बन की जो इसको पेक्यूलियर करती है दैट इज कार्बन हैज स्मॉल एटॉमिक रेडियस एंड स्मॉल एटॉमिक वॉल्यूम इन इट्स ग्रुप। स्टूडेंट जो फोर्थ इसकी पेक्यूलियर प्रॉपर्टी बन सकती है द कार्बन हैज कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, इट इज वेरी हार्ड, इट हैज अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लाइक इन द केस ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट। ये बड़े हार्ड हैं, कॉम्पैक्ट हैं, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। स्टूडेंट नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है कि कार्बन शो अ मैक्सिमम वैलेंसी ऑफ 4, कि कार्बन मैक्सिमम 4 तक वैलेंसी शो कर सकता है। क्यों? इससे हायर इस वजह से शो नहीं कर सकता ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। और बकिया जो मेंबर है, हायर मेंबर है जो जर्मेनियम, टिन, लेड, ये अपने अंदर डी ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट करके अपनी वैलेंसी को 4 से इंक्रीज कर सकते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है
कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी ऑक्साइड ऑफ कार्बन इज गैस एट रूम टेम्परेचर व्हाइल ऑल अदर ऑक्साइड्स ऑफ द ग्रुप मेंबर्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। और स्टूडेंट जो लास्ट प्रॉपर्टी है कि कार्बन हैव द कैपेबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम्स बट दिस प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग मल्टीपल बॉन्ड लैक, ये जो मल्टीपल बॉन्डिंग की जो प्रॉपर्टी है विद द सिमिलर एलिमेंट, सिलिकॉन का सिलिकॉन से मिलना, जर्मेनियम का जर्मेनियम से मिलना, ये प्रॉपर्टी बड़ी कम है ग्रुप 4A के एलिमेंट में। किसके अलावा? कार्बन के अलावा। तो स्टूडेंट ये तो मैंने आपके साथ कुछ पर्टिकुलर, कुछ पेक्यूलियर प्रॉपर्टीज डिस्कस की किसकी? कार्बन। अब आ जाइए जो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ जाएगा, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, यानी कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर जो ऑक्साइड बनाता है उनके स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि 3 ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन आर नोन, यानी कार्बन के 3 ऑक्साइड्स हमें मालूम है। इनमें सबसे पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड व्हिच हैज द फार्मूला CO। स्टूडेंट दूसरे नंबर पर है कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच हैज द फार्मूला CO2। और स्टूडेंट तीसरे नंबर पर है कार्बन सब ऑक्साइड व्हिच हैज द फार्मूला C3O2। स्टूडेंट ये जो तीनों ऑक्साइड्स हैं, इन तीनों ऑक्साइड्स में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टडी किए जाते हैं दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट ये जो कार्बन सब ऑक्साइड है इट इज अनस्टेबल ऑक्साइड, और इसके अनस्टेबल होने की वजह यह है कि इसमें क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड मौजूद होता है। क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड क्या होता है? डबल बॉन्ड दैट इज प्रेजेंट बिटवीन 2 एडजेसेंट एटम्स। तो बहरहाल जो कार्बन सब ऑक्साइड है इट इज नॉट अ स्टेबल ऑक्साइड। हम जो डिटेल से डिस्कस करेंगे वो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले स्टूडेंट हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इट इज आल्सो कॉल्ड कार्बनेशियस ऑक्साइड, इसी का ही दूसरा नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। स्टूडेंट CO इज अ डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। डाइएटॉमिक माने ये 2 एटम्स पर मुश्तमिल है, एक हमारे पास कार्बन है और एक ऑक्सीजन, हैविंग ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स, यानी ये 2 एटम पर मुश्तमिल है, एक कार्बन और ऑक्सीजन, और इन दोनों के दरमियान में क्या मौजूद होता है? ट्रिपल बॉन्ड। इट इज वेरी स्लाइटली सॉलेबल, ये बहुत ही स्लाइटली सॉलेबल है। किसमें? किसमें? इन वाटर, यानी ये वाटर में क्या है? स्लाइटली सॉलेबल। द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर से मुराद है जो आपको इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट बताए, ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है कार्बन मोनोऑक्साइड का आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं किस तरह से? स्टूडेंट याद रखिएगा, ये आपको पता भी है कि जो कार्बन है इसका एटॉमिक नंबर होता है 6 एटॉमिक नंबर का मतलब है कि पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, और दूसरे में कितने हैं? 4। तो मैं ये 4 इलेक्ट्रॉन लिखने लगा हूं, यानी 1, ये 2 एंड 3 एंड 4। स्टूडेंट अगर आप ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। इसका मतलब है पहले शेल में 2 और आखिरी वैलेंस शेल में कितने होते हैं? 6। अब मैं उन 6 इलेक्ट्रॉन्स को लिखने लगा हूं, तो जरा गौर कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6। दोबारा काउंट कर देता हूं, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो हम बोलते हैं कि ये इसका क्या है? इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। स्टूडेंट है क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है इट इज यूजुअली रिटन एज, मैं इसी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को किस तरह से लिख सकता हूं? जरा गौर कीजिएगा अगेन कि मेरे पास ये कार्बन है। स्टूडेंट इस कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, 1 2 3, इस तरह से कर ले, 3 और ये 4। इसी तरह जब आप ऑक्सीजन की बात करते हैं तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। स्टूडेंट अब होता क्या है कि पहले स्टेप में ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड, फिर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं तो ये भी कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। अब अगर आप गौर करें तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इसका ऑक्टेट क्या हो चुका? पूरा, क्योंकि ऑक्सीजन के अपने आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इसने शेयर कर लिए किसके साथ? कार्बन। तो टोटल कितने हो गए? 8, यानी ऑक्सीजन इसमें क्या हो गया? स्टेबल हो गया। लेकिन स्टूडेंट अगर आप कार्बन पे गौर करें तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में पहले 4 इलेक्ट्रॉन थे, 2 ऑक्सीजन के साथ शेयर किए तो टोटल कितने हो गए? 6। अभी भी कमी है, कितने इलेक्ट्रॉन की? 2 इलेक्ट्रॉन की। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन की कमी वो पूरा करता है जब ऑक्सीजन इसके साथ क्या प्रोड्यूस करता है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड।
और जब ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड प्रोड्यूस करता है तो चूंकि इसमें ऑक्सीजन डोनर के तौर पे काम करता है तो इस वजह से मैं इसके ऊपर क्या लिख देता हूं प्लस, और कार्बन चूंकि एक्सेप्टर के तौर पे काम करता है तो मैं इसके ऊपर क्या लिख देता हूं माइनस। अब जरा स्टूडेंट बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया कार्बन मोनोऑक्साइड का, दैट इज कोवेलेंट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। आपको मैं आपके इंटरेस्ट के लिए बता देता हूं कि कार्बन मोनोऑक्साइड नॉट ओनली हैव कोवेलेंट स्ट्रक्चर बट इट आल्सो हैज आयोनिक स्ट्रक्चर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2 आयोनिक स्ट्रक्चर प्रपोज किए गए हैं किसके, कार्बन मोनोऑक्साइड के, लेकिन बहरहाल हमारा जो कंसर्न है वो इसके कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स के साथ। स्टूडेंट अब बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल यहां पे एक क्वेश्चन आने वाला है, जरा गौर कीजिएगा। इट माइट अपीयर फ्रॉम द अबव स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर से, दैट द मॉलिक्यूल शुड हैव लार्ज डाइपोल मोमेंट, यानी अगर आप इस स्ट्रक्चर को गौर से देखें तो इसके मुताबिक लगता है कि मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट क्या है, बहुत ज्यादा। आपको पता है कि डाइपोल मोमेंट क्या है? डाइपोल मोमेंट किसी मॉलिक्यूल की पोलैरिटी के मुताबिक बताता है, और यहां पे आपको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव पोल। तो कहते हैं चूंकि पॉजिटिव और नेगेटिव पोल हैं तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इसकी डाइपोल मोमेंट क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, लेकिन बट इन फैक्ट द मॉलिक्यूल हैज अ स्मॉल डाइपोल मोमेंट। बाजार लगता है कि इसकी डाइपोल मोमेंट बहुत ज्यादा होगी, लेकिन रियलिटी है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की डाइपोल मोमेंट बड़ी कम होती है, और स्टूडेंट वो कितनी होती है, 0.112 डिबाई, डी स्टैंड्स फॉर डिबाई। अब स्टूडेंट्स ये बात डिस्कस करनी है कि सर ऐसी क्या वजह है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की डाइपोल मोमेंट क्या हो जाती है, बहुत कम, यानी 0.112 डिबाई। स्टूडेंट अगर आप दोबारा से देखें कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर तो बज़ाहिर हमें ऐसा लगता है कि इस स्ट्रक्चर में चूंकि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है, इस वजह से कार्बन के ऊपर नेगेटिव, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव सर पोल्स बन गए हैं। इसका मतलब है कि इसकी डाइपोल मोमेंट क्या होगी, ज्यादा। लेकिन स्टूडेंट जब फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन इसको अपना लॉन पे डोनेट करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, कार्बन पे नेगेटिव आ जाता है। अब समझते हैं कि डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगी, लेकिन ये बात भी तो अपने जहन में रखें कि जो ऑक्सीजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से बहुत ज्यादा है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5। अब चूंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कई गुना ज्यादा होती है, तो वो क्या करता है कि ऑक्सीजन अपने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर होने की वजह से क्या करेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को दोबारा अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट। यानी अब 2 फोर्सेस आ गई, एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की फोर्स है जो कि ऑक्सीजन से कार्बन की तरफ है, और एक ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर है जो कि कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ है। जरा गौर कीजिएगा, इन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है, जिसकी वजह से जो नेट डाइपोल मोमेंट निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड की, दैट इज वेरी स्मॉल, और वो कितनी होती है, 0.112 डिबाई। तो ये इसकी वजह है, इसकी डाइपोल मोमेंट होनी ज्यादा चाहिए थी पर होती क्या है, कम। स्टूडेंट मैं आपके इस साथ एक और बात जरा डिस्कस करता चलूं कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसमें जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है। और स्टूडेंट याद रखिएगा कि इसमें जो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में बॉन्ड लेंथ होती है दैट इज 112.1 पिकोमीटर। ये बातें मैंने कुछ आपके इंटरेस्ट के लिए यहां पे बता दी। इसी तरह जो स्टूडेंट कार्बन मोनोऑक्साइड है, इट इज कलरलेस ऑर्डरलेस गैस बट इट इज अ वेरी पॉइजनस गैस। जिस जगह पर कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा हो, अब जब आप उस जगह पर सांस लेते हैं तो असूलन हमारे ब्लड में मौजूद हीमोग्लोबिन को अटैच होना चाहिए, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। लेकिन जिस जगह पर कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, हीमोग्लोबिन उस कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ जाएगी, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ नहीं जुड़ पाती और हमें फीलिंग आती है किसकी, सफोकेशन की, जैसे जैसे हमारा दम घुट रहा है। एक और बात याद रखिएगा स्टूडेंट, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इट इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड। ये न्यूट्रल ऑक्साइड है, या आप इस तरह से कह लें कि इट इज अ वेरी 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 स्लाइटली एसिडिक इन नेचर। जनरली आपने कहना कि ये न्यूट्रल है, लेकिन अगर एसिडिक है तो बहुत 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 ही क्या है, कम। आप इस बात से अंदाजा कर लीजिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड अगर बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिडिक ऑक्साइड होता, तो फौरन बेस के साथ मिल जाता। ये बेस के साथ तो मिलता है लाइक NaOH, लेकिन एट 150 डिग्री सी वेरी हाई टेम्परेचर
एंड 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और मिलकर ये सोडियम फॉर्मेट बनाता है। तो या तो हम कह देते हैं कि ये न्यूट्रल है, या अगर एसिडिक कहना है तो हम कहते हैं वेरी वेरी स्लाइटली एसिडिक। स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारे पास ऑक्साइड है कार्बन का, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। उसका स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो दो तरह से स्ट्रक्चर देखूंगा। सबसे पहले इन गैसियस CO2, कहता है CO2 एग्जिस्ट इन द गैसियस स्टेट एज लीनियर मॉलिक्यूल। किसके तौर पर? लीनियर मॉलिक्यूल के तौर पर एग्जिस्ट करता है। और ये लीनियर मॉलिक्यूल किस तरह से स्टूडेंट डेवलप होता है, अगर आप गौर करें तो अगेन ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में स्टूडेंट कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4। इसी तरह यहां पे जो ऑक्सीजन उसके आउटरमोस्ट शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। और स्टूडेंट अब ये आपस में क्या करते हैं? कोवलेंट बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉन्स की क्या करते हैं? शेयरिंग। और इन कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में क्या डेवलप हो जाता है? कोवलेंट बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड एक CO के दरमियान, और इसी तरह एक डबल बॉन्ड एक C और O के दरमियान में डेवलप हो जाता है। स्टूडेंट एक और बात याद रखिएगा कि यहां पे भी जो कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होती है? sp। बहरहाल और जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज लीनियर। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट? द ऑब्जर्व्ड CO बॉन्ड डिस्टेंस इज 115 पिकोमीटर एंड इज इन एग्रीमेंट विद द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर मैंने आपको भी बना के दे दिया कि जो इसकी बॉन्ड लेंथ आती है 115 पिकोमीटर, ये अकॉर्डिंग है किसके? इसके इस स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स एक और बात जरा देखिएगा अब इसकी सॉलिड स्टेट में। इन सॉलिड स्टेट सॉलिड CO2 को क्या बोलते हैं? ड्राई आइस। स्टूडेंट इसको ड्राई आइस इस वजह से बोलते हैं क्योंकि इसकी अपीयरेंस फ्रीज होने के बाद, सॉलिड होने के बाद इसकी अपीयरेंस बिल्कुल ऐसे ही होती है जैसे पानी से बनने वाली आइस की। बस फर्क यह है कि अगर आप पानी से बनने वाली आइस को हाथ लगाएंगे तो आपके हाथ गीले हो जाएंगे, लेकिन अगर आप कार्बन से बनने वाली आइस को, कार्बन डाइऑक्साइड को हाथ लगाएंगे तो आपके हाथ गीले नहीं होंगे। इसी वजह से हम इसे क्या बोलते हैं? ड्राई आइस बोलते हैं। अब स्टूडेंट होता क्या है? और ये ड्राई आइस फ्रीज किस टेम्परेचर पर होती है? याद रखिएगा इट फ्रीजेस एट, यानी इसका फ्रीजिंग पॉइंट -78.5 डिग्री C। अब होता क्या है स्टूडेंट? इट फ्रीजेस एट, इस टेम्परेचर फ्रीज हो गई, सॉलिड हो गई, हैज अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। इसका फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर क्या होता है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल ना सिर्फ यूनिट सेल के कॉर्नर्स पर मौजूद होते हैं बट आल्सो प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द ईच फेस ऑफ द यूनिट सेल। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट? बीइंग लीनियर इट्स डाइपोल मोमेंट इज 0। अब क्यों डाइपोल मोमेंट 0 होती है? क्योंकि स्टूडेंट जितना जो वेक्टर है, जितना जो डाइपोल है ये बनता है इस कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ, उतनी ही मैग्नीट्यूड का, उतनी ही फोर्स का एक वेक्टर बन जाता है इसके ऑपोजिट पर। अब स्टूडेंट दोनों की जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होती है? सेम। लेकिन आप ऐसे समझ लें कि एक वेक्टर है तो एक उसका क्या है? नेगेटिव वेक्टर। तो जब ये एक वेक्टर उसके नेगेटिव वेक्टर में जमा होगा तो रिजल्टेंट जो डाइपोल मोमेंट निकलती है दैट इज 0 डिबाई, यानी ये 0 डिबाई। स्टूडेंट्स एक और बात याद रखिएगा कि अगेन जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट इज अ कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस गैस। ये कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है और टेस्टलेस गैस होती है। अब स्टूडेंट इस कार्बन डाइऑक्साइड के हवाले से आपकी एक्सरसाइज में एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। और उस क्वेश्चन नंबर 10 के दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में उसने पूछा है कि CO2 इज नॉन पोलर। कैसे साबित करेंगे कि CO2 नॉन पोलर है? तो स्टूडेंट सिंपली क्या बात है कि सबसे पहले अगर आप CO2 का स्ट्रक्चर ड्रा करें, जो कि मैंने अभी आपको समझाया, ये स्ट्रक्चर बताता है कि जो CO2 है इट हैज अ लीनियर शेप। इसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होती है? sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। और इसमें जो इंडिविजुअल डाइपोल्स बनते हैं, दो डाइपोल्स बनते हैं, दो कार्बन ऑक्सीजन, ये जो इंडिविजुअल डाइपोल्स बनते हैं these dipoles are of equal magnitude but in opposite direction। मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है। चूंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाते हैं तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, जिसकी वजह से जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट आती है वो 0 हो जाती है और हम कहते हैं कि CO2 का मॉलिक्यूल क्या है? नॉन पोलर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 का ही एक सेकंड पार्ट है कि जस्टिफाई करें कि CO2 इज एसिडिक इन नेचर। स्टूडेंट आज एक बात अपने जहन में बिठा लें कि अगर आपने किसी भी ऑक्साइड की
एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ को चेक करना हो तो आप उस ऑक्साइड को पानी में ऐड कर दें। जब आप उसको पानी में ऐड करें तो अगर एसिड प्रोड्यूस हो तो ऑक्साइड की नेचर एसिडिक, अगर बेस प्रोड्यूस हो तो ऑक्साइड की नेचर बेसिक। अब होता क्या है कि जब आप लोग CO2 को वाटर में ऐड करते हैं तो यहां से क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बोनिक एसिड H2CO3, और जो कार्बोनिक एसिड है दैट इज अ वीक एसिड। इसकी वजह से हम कहते हैं कि CO2 हैज एसिडिक नेचर। अब स्टूडेंट आप अगर इस रिएक्शन को गौर से देखें तो CO2 H2O के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाती है, और कार्बोनिक एसिड से जब आप पानी निकाल दें तो इससे क्या चीज बन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट यही वजह है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को एनहाइड्राइड ऑफ कार्बोनिक एसिड भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपके साथ डिटेल से स्टडी की अबाउट द ऑक्साइड्स ऑफ द कार्बन, और इससे पहले ऑकरेंस और कुछ जनरल प्रॉपर्टी, कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ द फोर्थ एलिमेंट को स्टडी किया। उम्मीद है कि आपको ये बातें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। मेरी अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि आप पे अपना रहम करम फजल फरमाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। अस्सलामु अलैकुम।